Good evening. I welcome you all to today's class. I am Shell, your educator on CSI Net Life Science category, and I am here with one more lesson where we will talk about DNA replication. And from today onwards, we are starting a new chapter, that is DNA replication. So we will have L1, L1, L2. This series we will have. So today's is the first class. So I have named it as L1. So L1, L2 in this way it will follow. So today we will talk about the basics of replication, and then we will proceed slowly towards initiation of replication in prokaryotes, then elongation of replication in prokaryotes, then termination of replication in prokaryotes. So in this way we will complete this chapter. First of all, let me talk something about Unacademy. At Unacademy there is a price hike alert. That is, if you are planning to buy the subscription of sorry, I'm having some throat problems. If you are planning to buy the subscription of Unacademy, then this is the best time, as there is a price hike alert. You will see the prices will be changed very soon. So if you want to buy the subscription, you can do it now. This price hike alert is on, the prices will be hiked from 1st of July 2021. So आपके पास कितना टाइम है? आपके पास सिर्फ ये मंथ का और 10 डेज है, या 9 डेज आप कह सकते हैं, 10 डेज है. तो ये 10 डेज में आप ये अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जो प्राइजेस मैं आपको आज बताऊंगी उस प्राइजेस में आप सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. उससे पहले आपको पता है कि अनअकैडमी की एक ऐप है जिसको बोलते हैं अनअकैडमी लर्नर्स ऐप. आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना गोल सिलेक्ट करेंगे आप. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये गोल है CSR UGC नेट. ये आपका गोल अगर है तो आप अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और आप अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे शेल K10, तो फिर आप यहाँ के सारे फ्री प्रोडक्ट्स को अनलॉक कर पाएंगे. फ्री प्रोडक्ट्स कौन से हैं? स्पेशल क्लासेस. जो अनअकैडमी की ऐप है, अगर आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फ्री में मिलेंगी. जिस तरह से आप यूट्यूब के इस चैनल अनअकैडमी CSI नेट में मुझे देख रहे हैं, उसी तरह से वहाँ भी बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स हैं. वो फ्री प्रोडक्ट्स हैं स्पेशल क्लासेस और टेस्ट्स एंड क्विजेस. स्पेशल क्लासेस क्या हैं? तो अनअकैडमी की ऐप पे जितने भी एडुकेटर्स हैं वो सब कुछ स्पेशल क्लासेस लेते हैं जो कि लाइव भी है और फ्री भी होते हैं. आप रिकॉर्डेड वर्जन्स भी देख सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारे फ्री टेस्ट और क्विज भी अटेंड कर सकते हैं. ये सब आपको वहाँ पे मिलेगा. आप अनलॉक करेंगे शेल K10 SHAIL K10, ये यूज़ करेंगे तो आपका वो सब प्रोडक्ट फ्री जो है वो अनलॉक हो जाएगा. अगर आपको यूट्यूब के सारे क्लासेस और वहाँ की सारी क्लासेस पसंद आती हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. 2 तरह की सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक. जो प्लस की सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स से पढ़ने को मिलेगा, जो कि लाइव क्लासेस होंगी. आप यहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हैं एडुकेटर्स से, और पूरे सिलेबस को स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट किया जाएगा. मतलब पॉइंट टू पॉइंट, बिट बाय बिट पूरे सिलेबस को एग्जाम से पहले ख़त्म किया जाएगा. फिर नोट्स को PDF के फॉर्मेट में दिया जाएगा, और बहुत सारे आप टेस्ट और क्विज और भी दे पाएंगे जो कि फ्री प्रोडक्ट्स में आपने दिए हैं. उससे भी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया तो. उसी तरह से आइकॉनिक एक और एडवांस्ड प्रोडक्ट है, जिसमें क्या होता है, इनके इस सारे फीचर्स के अलावा आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको 24/7 आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं वाया फोन. वो आपको पर्सनल लेवल पे कोचिंग दे सकते हैं और आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल. इसके अलावा आपको इंटरव्यू के प्रिपरेशंस में भी हेल्प कराई जाएगी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में. और अभी बहुत सारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और नए कोर्सेस लॉन्च हुए हैं. आप ये सारे बैचेस में या कोर्सेज किसी में भी आप आराम से फिट इन हो सकते हैं अगर आपने अभी कोड यूज़ किया तो, मेरा शेल K10 और सब्सक्रिप्शन ले लिया तो. और ये सारे इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स हैं जिनसे आपको पढ़ने को मिलेगा हमारी प्लेटफॉर्म पे. अब आते हैं हम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट के ऊपर, जो कि 1 जुलाई से बदलने वाला है. आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 6 मंथ्स 18,000 टोटल, 3,000 पर मंथ. 12 मंथ्स का है 26,000 टोटल, 2,167 पर मंथ. 24 मंथ्स का है 45,000 टोटल और 1,875 पर मंथ. देखिए, आप अगर यही कोचिंग ऑफलाइन लेते हैं तो क्या आपको इतने बेनिफिट्स मिलते हैं? नहीं, आपको वहाँ पे इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते. प्लस आपका ज़्यादा खर्चा होता है, आने जाने का, आपको वहाँ हॉस्टल में रहने का बहुत सारा खर्चा होता है. लेकिन यही आप इस सब्सक्रिप्शन से घर में बैठ के सारे क्लासेस को देख सकते हैं. प्लस आप
लाइव में बात करके सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। सो ये ऑफलाइन कोचिंग से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइजेस में। तो आइकॉनिक का 3 प्लान्स है, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। उसी तरह से ये प्लस के प्लान्स हैं। 1 मंथ का है 2900, 3 मंथ का है 6250, 6 मंथ्स का है 11250, 12 मंथ्स का 13750 और 24 मंथ्स का है 20,000। जिसको आप अगर पर मंथ के बेसिस पे देंगे इन फॉर्म ऑफ EMI तो आप दे सकते हैं। अगर आप 6 मंथ्स के अबाव का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, 6, 12 एंड 24, तो आप EMI के फॉर्मेट में भी पेमेंट कर सकते हैं। नो कॉस्ट, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा एक्स्ट्रा, ना ही कोई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो जो लोग MSc में हैं या BSc में हैं, जो लोग MSc के फाइनल सेकेंड ईयर में हैं, वो आप चाहें तो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जिन्होंने MSc प्रिपेयर मतलब MSc लास्ट सेमेस्टर में है अभी, वो 6 मंथ्स का ले सकते हैं, या जो 2021 को टारगेट कर रहे हैं वो 6 मंथ्स का ले सकते हैं। तो आप अपने पोजीशन, आप BSc में है या MSc में है और आपका क्या ड्रीम है, उस हिसाब से आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम DNA रेप्लिकेशन का बेसिक्स पढ़ेंगे। DNA रेप्लिकेशन का बेसिक्स का क्या मतलब है, हम आज ओवरव्यू देखेंगे, एक स्केलेटन बनाएंगे कि कैसा होता है DNA रेप्लिकेशन, और उसके बाद हम उसके ऊपर धीरे धीरे इनिशिएशन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें ये देखना होगा कि DNA एज द जेनेटिक मटेरियल कैसे पता चला। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, एज द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, द DNA इज द जेनेटिक मटेरियल, ये कैसे पता चला। तो इसका हम एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं लगा ही नहीं पा रही थी, मैं दूसरे प्लग में लगा दी थी, मैं भूल गई थी क्लास से पहले। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सोनिया गुड इवनिंग, नंदिनी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन हु ऑल आर वाचिंग मी। हम बहुत अच्छे से यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं इसको आधा छोड़ दूंगी, कभी नहीं। हम YouTube पे एक अलग चैप्टर स्टार्ट किए हैं, वैसे ही स्पेशल क्लासेस जो होगी आप वहाँ पे अलग क्लासेस देखेंगे। मेरी स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको यूज़ करना होगा शेल K10। आप अगर ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो मैंने स्पेशल क्लासेस में प्रोटीन स्टार्ट किया है। ठीक है, वहाँ पे हम प्रोटीन ख़त्म करेंगे, हम वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो प्रोटीन मैंने स्पेशल क्लासेस में स्टार्ट किया है। वैसे ही यूट्यूब पे मैंने अभी तक ख़त्म किया है DNA का स्ट्रक्चर। आप सारे रिकॉर्डेड वर्जन्स देख सकते हैं, अवेलेबल है मेरे प्लेलिस्ट में। और उसके बाद हमने RNA का स्ट्रक्चर कल ख़त्म किया। हमने DNA का स्ट्रक्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं, सब कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस भी लिए हैं, शॉर्ट क्लासेस लिए हैं 30 मिनट्स के, जिसमें बहुत सारे वर्सेटाइल टॉपिक्स भी कवर किए हैं, तो आपको वो सब मिल जाएगा। हम शुरू करते हैं। यस, स्वागत, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल मतलब DNA का रेप्लिकेशन से पहले हमें ये देखना होगा कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसे पता चला। तो ये आप सबने पढ़ा होगा अपने NCERT के बुक में, मैंने वहीं से लिया है, वहीं से मैंने ये DNA का जेनेटिक मटेरियल का डिस्कवरी और ये DNA ही है इसका कंफर्मेशन, ये दोनों एक्सपेरिमेंट वहीं से लिया है। चलिए देखते हैं, एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं सीधे, थ्योरी देखने से अच्छा। तो ये हुआ किसने किया था। सबसे पहले आपको पता है कि DNA जो है उसको न्यूक्लियन कहा जाता था, न्यूक्लियन, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि DNA का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिन्होंने दिया सिर्फ उनकी वजह से नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। नंदिनी आज क्या पढ़ाने वाली है मैम? बेटा नंदिनी, मैं आज रेप्लिकेशन पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, रेप्लिकेशन का आज बेसिक पढ़ेंगे, पूरा ओवरऑल आइडिया आज देख लेंगे, जो आपको इनिशियल लेवल पे आज हेल्प करेगा। कल से हम उसको कंक्लूड करें, प्रोसीड करें। ठीक है, तो DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, वो क्यों? उससे पहले आपको पता है कि जब DNA पता चला था कि वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो एक DNA का एक ऐसा फीचर है जो कि हमें साइंटिस्ट को बहुत अमेज किया। वो क्या है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी। दिस इज वन ऑफ द, ऐसा बोल सकते हो, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग फीचर ऑफ अ DNA मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है? दिस इज द मोस्ट, मैम साथ में क्वेश्चन पार्ट सीख के भी बताइएगा। सुनिए बेटा, सब ये खत्म जब होगा जेनेटिक मटेरियल DNA रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों का जिस दिन खत्म होगा, उसके बाद हम रिवीजन और डाउट क्लियर का क्लास एक रखेंगे और 5 इयर्स या 6 इयर्स के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं,
मैं जब एक टॉपिक खत्म करती हूँ तो पार्ट बी और सी के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती हूँ और मॉक टेस्ट का टाइप का, क्विज टाइप का भी करते हैं, फिर ही हम नेक्स्ट चैप्टर पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो सब होगा, डोंट वरी। पहले आप इसको पूरा समझिए। एंड हाँ, ये मैं पढ़ा रही हूँ वॉटसन से, आप देख लेंगे, और लेनिंजर से, ये दोनों से पढ़ा रही हूँ। आज तो मैंने एनसीईआरटी की भी हेल्प ली है, कुछ चीज़ें एनसीईआरटी से भी ली हैं क्योंकि आज पहला बेसिक क्लास है, और मैं ये दोनों वॉटसन और लेनिंजर से पढ़ा रही हूँ। एंड आई गारंटी अगर आपने मेरे सारे क्लासेस सुन लिए, मेरे ही नहीं, आप दूसरे की भी देख सकते हैं अनअकैडमी पे, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आपने सारे क्लासेस सुन लिए और प्रैक्टिस कर लिए, आई गारंटी एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में। अगर आपने मेरी बातें सुनी, पढ़ाई की, वॉटसन लेनिंजर से थोड़ा बहुत पढ़ाई भी किया, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं हर एक पॉइंट को क्लास में कवर करूंगी, वर्ड बाय वर्ड, बिट बाय बिट, डोंट वरी। ठीक है मैम, संडे को क्लास, स्पेशल क्लास बेटा आज तो आज नहीं था, स्पेशल क्लास कल होगा, कल मैं रख रही हूँ। मेरी स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग 5 बजे है सब दिन, और यूट्यूब की टाइमिंग 7 बजे है सब दिन। ठीक है, अब ये डेट्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी यूट्यूब पे फेस्टिवल चलते हैं, कभी कभी क्या फ्राइडे सैटरडे को फेस्टिवल चलता है ना। फ्राइडे की 2 बजे से सैटरडे की 2 बजे तक ज़्यादातर ये टाइम पे चलता है, जिसमें कुछ स्पेशल टॉपिक्स को लेके आना पड़ता है हमें, तो 30 मिनट्स में जो कंप्लीट हो जाते हैं। तो उन दिनों में ये रूटीन बदल जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट हर दिन अगर स्पेशल क्लास होगी तो 5 बजे, अगर मेरी यूट्यूब पे क्लास होगी तो वो 7 बजे। ठीक है, चलिए अब मैं जो बोल रही थी उससे प्रोसीड करती हूँ। और आपने अगर सब्सक्रिप्शन ली, मैंने अभी तक प्लस क्लासेस स्टार्ट नहीं किए, मैंने कोई कोर्स स्टार्ट नहीं किया प्लस पे। मुझे जैसे लगेगा कि बच्चे आ रहे हैं मेरा कोड यूज करके मेरी क्लासेस देखने के लिए, तो प्लस पे मैं बेसिकली बेसिक से ही पढ़ाऊंगी। ऐसे चैप्टर्स लेके आऊंगी जो एमएससी पास आउट, जो फ्रेशर्स हैं, उनको इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगी। मैम लेनिंजर बहुत लेंदी बुक है, बहुत टाइम लगता है। यस बेटा, इसलिए ही तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं, स्ट्रैटेजी के वीडियोस, जिसमें मैंने आपको बताया है कैसे पढ़ा जाता है, लेनिंजर कैसे पढ़ा जाता है, वॉटसन कैसे पढ़ा जाता है। तो अगर वो लेंदी लगता है तो एक तरीका है, मैं बताती हूँ। देखिए, आप क्या कीजिए, पहले वीडियो देख लीजिए जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, जिस एजुकेटर को आप ट्रस्ट करते हैं उसका वीडियो देख लीजिए, या 2-3 लोगों का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वीडियो देखने से मुझे लगता है कि उतना बोरिंग नहीं लगता है, वो आसान हो जाती है वो चीज़। वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में जैसे मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ा दूंगी तो आपको लेनिंजर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरी सारे वीडियोस को अच्छे से सुना, सारे डायग्राम्स को देखा, तो देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर आपने वीडियो पढ़ा तो वीडियो से पढ़ा, आप लेनिंजर एंड वॉटसन खोलिए और उसमें से डायग्राम्स को चेक कीजिए, सारे डायग्राम्स को। आप क्या डायग्राम समझ पा रहे हैं? नंदिनी, यूपीएससी के लिए यूजफुल है आपकी क्लास, बायोलॉजी रिलेटेड। यस, यूजफुल होगा क्योंकि मैं सब कुछ बेसिक से स्टार्ट करूंगी। मैं यही हर वक्त अज्यूम करती हूँ कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो मेरे बच्चों में से कुछ हैं जिनको नहीं आता, तो मैं बेस से ABCD से ही स्टार्ट करूंगी, तो यूपीएससी के लिए हेल्पफुल होगा। तो आपको क्या करना है, लेनिंजर या वॉटसन से डायग्राम्स को एक बार चेक करना है कि क्या मैं वो फॉलो कर पा रही हूँ, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करना है। वीडियो का सारा मटेरियल को दिमाग में बिठाने के बाद अगर आप कर पा रहे हैं तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेनिंजर बेटा लेंदी नहीं है, रेप्लिकेशन आप खोल के देखो, ज्यादा लेंदी नहीं है, 2-4 पेज, थोड़े ही पेजेस हैं, ज्यादा नहीं है। उससे वॉटसन काफी लेंदी है लेनिंजर ज्यादा लेंदी नहीं है। आप एक बार देखो और उसके बाद भी आप इस फॉर्मेट में पढ़ो। पहले वीडियो देख लो जिसको आप ट्रस्ट करते हो, सारे चीजें अच्छे से समझ लो, उसमें से देखो डायग्राम्स, प्रैक्टिस करो, अपने आप ही हो जाएगा। हेलो प्रिंसू, गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, द मोस्ट अमेजिंग फीचर ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज इट्स कॉम्प्लीमेंटैरिटी। कॉम्प्लीमेंटैरिटी मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी मतलब लॉक एंड की मॉडल। मतलब क्या होता है कि एक अगर स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, अगर यहाँ पे A है तो दूसरे स्ट्रैंड में T ही होगा, डबल बॉन्ड T, उनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। 2 क्यों होंगे, क्यों A और T के बीच में 2 होंगे, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। और आज जो लोग मेरे क्लास में नए आए हैं वो लोग प्लीज़ डीएनए स्ट्रक्चर के सारे वीडियोस चेक कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप डीएनए स्ट्रक्चर से पूरा थरो नहीं होंगे यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे। प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, ओके, सब स्टार्ट करते हैं। चलिए, कोई बात नहीं बेटा, लेट होने से भी हम कर लेंगे। तो अगर एडेनाइन है एक स्ट्रैंड में तो दूसरे स्ट्रैंड में ज़रूर थाइमिन ही होगा। यही जो नेचर है डीएनए का, यही सबसे अमेजिंग नेचर है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम कुछ भी क्रैक नहीं कर पाते। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो है हमारा ना व्यू, वो कभी नहीं आता, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटैरिटी जिस दिन साइंटिस्ट ने समझा उस दिन ये बात वो खुद ही समझ गए कि मतलब अगर एक स्ट्रैंड में A है तो दूसरे स्ट्रैंड में T होगा, मतलब
रेप्लिकेशन हो रहा है। कैसे? रेप्लिकेशन के जो भी मशीनरी है, जो भी एंजाइम का ग्रुप है, वो आएंगे और वो एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड को जरूर कॉपी कर पाएंगे इजीली, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मैंने बताया लॉक एंड की, मतलब एक लॉक में उसका ही पर्टिकुलर की जाता है। मतलब क्या हो गया, अगर एडेनाइन है तो थाइमिन ही होगा, क्योंकि एडेनाइन की ज्योमेट्री के साथ में थाइमिन की ज्योमेट्री ही फिट होती है। फर्स्ट पॉइंट लॉक एंड की जिसको बोल रहे हैं। सेकेंड क्या है, ओरिएंटेशन। एडेनाइन के वही मॉलिक्यूल्स या वही एटम्स, वही पोजीशंस जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, वही एक्सपोज हो रहा है। एडेनाइन और थाइमिन के बीच में 2 पॉइंट्स पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो एडेनाइन इस तरह से अपने आप को अरेंज करके रखता है उस स्ट्रैंड में कि वो उसके सिर्फ वही 2 पॉइंट्स थाइमिन के उन 2 पॉइंट्स के पास आ सके जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाए। इसी को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंटारिटी या लॉक एंड की, जिसमें ज्योमेट्री फिट हो रही है। ठीक है, तो इसका तो अगर बोला जाएगा कि डीएनए का सबसे अमेजिंग पॉइंट क्या है, तो आपको ये बोलना होगा कॉम्प्लीमेंटारिटी। और यही बेसिस है हमारे रेप्लिकेशन का। रेप्लिकेशन इज टोटली बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो जो इट वाज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, मतलब डीएनए का जो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है, वही ऑसवाल्ड टी आवेरी ने जो कंक्लूड किया कि हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसमें उसकी कॉम्प्लीमेंट्रिटी नेचर ने बहुत हेल्प किया हमें। कैसे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा डीएनए रिलेटेड अगर किसी भी साइंटिस्ट का नाम आपको लेना है, पहले तो वो मिस्टर होगा, बिकॉज ही डिस्कवर्ड डीएनए एंड नेम्ड इट एज न्यूक्लिन। ओके, फिर मेंडल ने बहुत सारा काम किया, फिर ग्रिगोर मेंडल, वॉल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन, इन सब ने बहुत सारा काम किया। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये तो आप लोग को पता होगा। जल्दी से रिप्लाई कर दो, नहीं तो फिर मैं ये बताऊंगी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ये तो पता होगा। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं, वो किसकी वजह से जा रहे हैं? डीएनए की वजह से। और कैरेक्टर्स किसकी वजह से हैं? प्रोटीन्स की वजह से। और आपको पता है कि डीएनए से ही आरएनए है और आरएनए से प्रोटीन है। तो प्रोटीन किस पे डिपेंड कर रहा है? डीएनए पे। और जब गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो उनका डीएनए फ्यूज करके ही नेक्स्ट जनरेशन को जाता है। तो नेक्स्ट जनरेशन को क्या जाता है? डीएनए ही जाता है, और डीएनए ही फिर प्रोटीन बनाएगा। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है? जो जनरेशन हेरिडिटरी मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को इंफॉर्मेशन पास कर सके। इंफॉर्मेशन मतलब ये जो हमारा प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए को जो ट्रांसफर किया जा रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। ठीक है, तो इतने सारे साइंटिस्ट के काम करने के बावजूद ये क्लियर नहीं था कि एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल क्या है। लोग कंफ्यूज थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या लिपिड जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। सब चीज में कंफ्यूजन था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे डिस्कवरीज आए, एक्सपेरिमेंट्स आए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन 1-2 बार आया है, ध्यान से सुनिए और याद भी रखना है कि कब हुआ था, किसने किया था। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो एक्सपेरिमेंट था, इट वाज परफॉर्म्ड इन 1928 बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ, याद रखना। और किसके साथ किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये भी याद रखना। इतना याद रखना है, भले इसका कॉन्सेप्ट ये इतना ही याद रहे, ये तो कॉन्सेप्ट है, इतना याद रहने से होगा। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कंडक्टेड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928 with Streptococcus pneumoniae proved that DNA is the genetic material. Okay, आगे चलते हैं। यस, स्वागत जनरेशन आफ्टर जनरेशन। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है वो बैक्टीरियम जो है उसके 2 टाइप के स्ट्रेन है। स्ट्रेन मतलब क्या होता है? टाइप्स, एक ही स्पीशीज के टाइप्स। एक है एस स्ट्रेन, एक है आर स्ट्रेन। ये आपको पता भी होगा। एस स्ट्रेन बैक्टीरियम जो है वो स्मूथ कॉलोनीज बनाता है। मतलब ये एक बैक्टीरियम है, ये जब डिवाइड करके बहुत सारा कॉलोनी जब बनाएगा तो इनका जो सेल है वो थोड़ा स्मूथ दिखेगा। लेकिन आर स्ट्रेन का कॉलोनी जो है उसका सेल थोड़ा रफ दिखेगा। एस स्ट्रेन का स्मूथ क्यों दिखेगा? क्योंकि इनके पास एक स्पेशल टाइप का इनके सेल वॉल में पॉलीसेकेराइड है।
ये देखिए यहाँ पे, दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट। मतलब इनके सेल वॉल के बाहर, ऐसे बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर, बैक्टीरिया का तो आपको पता है क्या क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फिर कोट भी होता है किसी किसी के पास। तो जो कोट होता है वो एस स्ट्रेन में क्या होता है, स्मूथ होता है, थोड़ा म्यूकस म्यूकस रहता है उसका। क्यों? क्योंकि उसके पास एक स्पेशल टाइप का पॉलीसेकेराइड है, बस। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन है उसको इंजेक्ट किया माउस में, और उन्होंने देखा माइस मर गया। क्यों? क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरियम जो है वो क्या करेगा, देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी क्या करेगा, निमोनिया करेगा, तो ऑफकोर्स वो बैक्टीरिया मर जाएगा, सॉरी वो माइस मर जाएगा। उसके बाद उन्होंने देखा, उन्होंने दो ग्रुप किया माइस का, ग्रुप ए ग्रुप बी। ठीक है, यहाँ पे माइस है, ग्रुप ए को उन्होंने एस स्ट्रेन दिया, ग्रुप बी को उन्होंने आर स्ट्रेन दिया। जिसको एस स्ट्रेन दिया वो सब मर गए, जिसको आर स्ट्रेन दिया वो सब जीत गए, मतलब जिंदा रह गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को मार दिया। एक तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ए बी बैक्टीरिया का ग्रुप, माइस का ग्रुप है, सॉरी माइस का ग्रुप है, और इनको बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया जा रहा है। इसको जो एस बैक्टीरिया से, मतलब एस स्ट्रेन मतलब स्मूथ वाले बैक्टीरिया से जब इसको इन्फेक्ट किया, वो स्मूथ वाला बैक्टीरिया मरा हुआ था, इससे माइस नहीं मरा, माइस जिंदा रह गया। उसके बाद उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं कुछ मिक्स करूं। उन्होंने क्या किया, जो एस बैक्टीरिया है वो मरा हुआ है, और जो आर बैक्टीरिया था वो जिंदा था। तो ए को इन्होंने एस दिया और बी को क्या दिया, एस मरा हुआ और आर जिंदा। उन्होंने देखा कि माइस जिंदा रह गया। देखिए क्या क्या हुआ। सबसे पहले, ये तो आपको पता है, आई नो, बस अभी के लिए याद करने के लिए, एस अकेला दिया, मर गया, आर अकेला दिया, माइस जिंदा रह गया, एस मरा हुआ दिया तो माइस जिंदा रह गया, एस मरा हुआ और आर जिंदा दिया तो माइस मर गया। ठीक है, हुआ। बायोलॉजी पाठशाला मैम, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हाँ बेटा आज ही शुरू किया, आज ही से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। एंड ये बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, मुझे बहुत पसंद है, डीएनए वगैरह। तो आप अगर इसे पढ़ेंगे ना ध्यान से हर क्लास, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी आपको डाउट नहीं होगा। एंड आई गारंटी यू एट द एंड ऑफ दिस लेसन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्ट इन प्रोकैरियोट यूकैरियोट, आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि एंजाइम कहाँ पे कौन सा लगता है। पूरा मैं आपको मेथड बताऊंगी कि कैसे याद रखना है कि इनिशिएशन में प्रोकैरियोट के कौन से एंजाइम से, यूकैरियोट के इनिशिएशन में कौन से एंजाइम से। कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा, बस मेरी बातों को सुनिए, नोट्स बनाइए, और उसके बाद मैं बता दूंगी कि वॉटसन और लेनिंजर का कौन सा पेज मैं नहीं कवर कर पाई, या कौन सा पेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि वीडियो के अलावा भी आपको पढ़ना है, तो मैं वो भी बता दूंगी। ठीक है, यस बेटा, रेगुलर क्लास होगा 7 बजे, मेरा हर दिन यूट्यूब पे 7 बजे होता है, और ऐप पे जो स्पेशल क्लास है वो 5 बजे होता है। ऐप पे हर दिन नहीं होता है, लेकिन जब होगा, अगर आप डाउनलोड करेंगे ऐप और शेल K10 यूज करेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन अपने आप ही आएगा, तो आपको मैसेज आएगा उसके लिए भी। तो 5 बजे आप स्पेशल क्लास में प्रोटीन पढ़ने के लिए रेडी रहिए, हम प्रोटीन बिट बाय बिट खत्म करेंगे। और यूट्यूब पे 7 बजे आप रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, 1 मंथ अभी लगेगा इन्हें खत्म करने में, पूरा 1 मंथ, जुलाई एंड हो जाएगा आई एम श्योर ये खत्म करने में। तसल्ली से पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो हो गया, मैंने समझा दिया आपको क्या क्या, कब मरा कब जिंदा रहा। अब इसके पीछे का रीजन ढूंढने में लगे। कौन लगे? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। क्या पता चला? जो एस स्ट्रेन है, क्योंकि उसके पास एक कोट है, तो वो क्या है माइस की बॉडी ने उसको नहीं मार पाया। मतलब माइस के बॉडी के अंदर में जब ये बैक्टीरियम गया तो माइस का जो इम्यून सिस्टम था वो हार गया और माइस मर गया, क्योंकि उसके पास जो कोट था वो उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। ठीक है, अब जो आर स्ट्रेन है, थैंक यू प्रिंसू, यस बेटा, यूट्यूब पे भी रेगुलर होगा, डोंट वरी, सब खत्म करूंगी मैं। जो शुरू करूंगी जहाँ पे उसे प्रैक्टिस तक लेके जाऊंगी। आप अगर चाहोगे तो हम क्विज भी कर सकते हैं, लेकिन क्विज तभी अच्छा लगता है जब फटाफट आंसर आए कमेंट में, लेकिन वो मुझे लगता नहीं है, आंसर नहीं आते हैं फटाफट, इसलिए मैं अभी तक क्विज स्टार्ट नहीं की हूँ। क्विज हम करेंगे जिसमें आप फटाफट आंसर करेंगे, मैं फटाफट क्वेश्चन दूंगी, क्विज कर सकते हैं। सब खत्म करके ही आगे बढ़ेंगे, दूसरा चीज स्टार्ट करेंगे। तो एस स्ट्रेन के पास जो पॉलीसैकेराइड का कोट था, इससे उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिला। आर स्ट्रेन क्या था? उसके पास वो पॉलीसैकेराइड कोट नहीं था, इसलिए इम्यून सिस्टम जीत गया माइस का, इम्यून सिस्टम ने उसको माइस को, बैक्टीरिया को मार दिया, माइस जिंदा रह गया। अब एस स्ट्रेन जो है उसे हीट किल कर दिया था,
मतलब क्या है, वो मर गया था, तो इंजेक्ट किया माइस की बॉडी में तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, डज नॉट मैटर। अब फोर्थ में क्या किया था, हीट के लिए बैक्टीरिया लिया था और लाइफ का आर स्ट्रेन लिया था, वो मर गया। क्यों? जो आर बैक्टीरिया जो था वो क्या था, उसकी उसके ऊपर कोट नहीं था, खाली सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन था, ठीक है। और जो स्मूथ था वो क्या था, कोट, सेल में वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये डीएनए होता है, यहाँ पे भी इसका डीएनए, लेकिन एस तो मर गया है, उसका डीएनए तो कुछ काम का नहीं है। तो जो आर है उसने क्या किया, एस का कोट अपने ऊपर चढ़ा लिया। इससे क्या हुआ, आर बहुत पावरफुल हो गया और उससे फिर से इम्यून सिस्टम हार गया माइस का और वो जीत गया। इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया, इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि आर का जेनेटिक मटेरियल तो जिंदा था, मतलब आर का क्या जिंदा था, ऐसा कुछ ट्रांसफर हुआ एस से आर के पास में कि आर जो है वो माइस को मार दिया। ऐसा क्या हुआ कि आर ने ऐसा किया। अभी उनके पास रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आया कि एस को तो मार दिया, तो जरूर एस जो पहली बार में मार देता था वायरस को, अभी मैंने मरा हुआ एस लिया तो उसका कुछ तो चेंज हुआ है जिस वजह से माइस जिंदा है। लेकिन जब मैंने कॉम्बिनेशन में आर और एस को दिया तो ऐसा कुछ तो आर के पास पावर आ गई कि उसने माइस को मार दिया। क्या हुआ ऐसा, तो इसके पीछे वो लगे, ठीक है। अब उन्होंने इससे क्या पता किया, इससे उन्होंने पता किया जो मैंने आपको भी बताया कि सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, इसकी वजह से, एस की वजह से। एस का उसने क्या ले लिया, कोट ले लिया, क्योंकि एस का जेनेटिक मटेरियल मर गया था और आर का तो जिंदा था, लेकिन आर का जेनेटिक मटेरियल के पास वो कोट नहीं था, उसके पास सेल के पास वो कोट नहीं था, वो कोट उसको मिला किससे, तो उसको मिला एस से, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो देखो लिखा है सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस enabled R to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent। मतलब ये जो है, तब उसने आर जो है उसने तब तबाही मचानी शुरू की। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स। मतलब इससे हमें पता नहीं चला कि क्या हुआ, बस ये पता चला कि कुछ तो हुआ, जो आर जो है वो बदल गया। ऐसा क्या हुआ कि आर बदल गया वो पता नहीं चला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो कैसे पता चलेगा। तब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल। पहला एक्सपेरिमेंट से पता चला कि आर गॉट ट्रांसफॉर्म्ड, क्योंकि आर ने क्या किया, आर के पास कहीं से ऐसी पावर आई कि उसने अपना कोट बना लिया। ये कोट एस का है कि या आर ने खुद बनाया, या एस ने अपना कुछ ऐसा दे दिया आर को। ऐसा भी तो हो सकता है कि एस ने अपना आर को कोट दे दिया, या आर ने उसका कोट, पॉलीसैकेराइड कोट ले लिया अपने, या आर ने सिंथेसाइज कर लिया। क्या ऐसा हुआ कि जब एस और आर मिलाए गए तो बैक्टीरिया मर गया, वही हमें पता करना। बस इतना पता चला साइंटिस्ट को, अभी भी हमें इतना ही पता है, अभी आप इतना ही सोचिए कि हमें इतना ही पता है कि आर गॉट ट्रांसफॉर्म्ड। और आप सोचिए अभी, जब तक हम आंसर पे नहीं आते, क्या हुआ, उसने खुद का कोट बनाया या उसने कोट ले लिया एस का। क्या एस का डीएनए मर गया, मैं कुछ क्वेश्चंस बोलती हूँ, ठीक है। एस को जब हीट किल किया तो क्या उसका डीएनए मर गया। आर का डीएनए के पास इतना पावर कहाँ से आ गया कि पहले तो आर अकेला था तब कुछ नहीं हो पाता था, लेकिन वही जब एस डेड एस के साथ था तो उसके डीएनए में ऐसा क्या हो गया। क्या एस का डीएनए हीट किल करने से मर गया, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आर का डीएनए के पास इतना पावर कहाँ से आ गया। थर्ड, क्या कोट उसने खुद सिंथेसाइज किया या एस का यूज किया। 4 क्वेश्चन, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों कहते हैं, सबका आंसर मिलेगा अभी आगे। आया समझ में, आया समझ में सबको। आप आंसर कीजिए, मैं तब तक थोड़ा सा एक लाइन आगे बोल देती हूँ। आर गॉट ट्रांसफॉर्म्ड, बस हमें इतना ही पता है, बिकॉज
ऑफ बीइंग इंजेक्टेड विथ डेड एस। बस हमें इतना ही पता। मैम बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। यस बेटा, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिसको बोलते हैं कंजुगेशन, वो अलग है। ठीक है, एस का ले लिया, स्वागत। ओके, एस का ले लिया। लेट्स सी आगे क्या होता है। मैंने आपको 4 चीज बोला, क्या एस का ले लिया, या उसका डीएनए में क्या एस का डीएनए मर गया था, है ना, क्या उसने एस का ले लिया, या उसके आर के डीएनए के पास इतनी पावर कहाँ से आ गई, है ना। तो ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले हमें पता क्या चला, बस हमें रिजल्ट पता चली, और हमें क्या पता चला, हमें पता चला ट्रांसफॉर्म हुआ है। कौन ट्रांसफॉर्म हुआ है, आर गॉट ट्रांसफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डेड एस। बस इतना पता चला। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, जब तक ओसवाल्ड आवेरी, कोलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैककार्टी ने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए थे। ये कौन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑसवाल्ड टी आवेरी ने पहले ही बोल दिया था कि देखो, इनफैक्ट इट वाज द सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर रिवील्ड बाय द डीएनए स्ट्रक्चर दैट फाइनली लेड मोस्ट बायोलॉजिस्ट टू एक्सेप्ट Oswald T. Avery's conclusion that DNA, not sum of protein, was the carrier of genetic material. मतलब Oswald T. Avery ने पहले ही कह दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद आया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रेडरिक ग्रिफिथ का, जिससे हमें ये पता चला कि कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और ऑसवाल्ड आवेरी के एक्सपेरिमेंट से पहले सोचा जाता था, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। किन्होंने बोला, ऑसवाल्ड आवेरी एंड ग्रुप ने। लेकिन उससे पहले सोचा जाता था कि डीएनए जो है, सॉरी, जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक प्रोटीन है ना। ये कब सोचा जाता था, 1933 से 44 तक। ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1928। ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे। 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था। ऑसवाल्ड आवेरी के एक्सपेरिमेंट से पहले 1930s में लोग सोचते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या हुआ, अब ये सब ढूंढने में लग गए कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उसका मतलब क्या है। ऐसा क्या हुआ कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ये सब आंसर मिला। तो उन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड एस था ना, उसको प्यूरिफाई किया, उसके सारे बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल्स को, मतलब एस सेल्स जो थे उसको जो मार दिया था, उसके सारे प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया, और उसके बाद चेक किया कि ऐसा क्या हुआ एस के साथ में। जब आर मिला तो आर बदल गया। वारिस, गुड इवनिंग बेटा। बदल गया, ठीक है। तो उन्हें पता चला कि दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस कॉज्ड आर टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, हमारे जो क्वेश्चंस थे, क्या क्या क्वेश्चंस थे हमारे। पहला क्वेश्चन क्या था, एस जब हीट से मारा गया तो क्या उसका डीएनए भी मर गया। सेकेंड, आर ने क्या अपना न्यू कोट बनाया। थर्ड, आर ने क्या एस का कोट ले लिया, है ना। ऐसा क्या हुआ आर के डीएनए के साथ में कि उसने ये सब कर लिया। ये 4 क्वेश्चन थे, पहला आंसर मिल गया। जैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि ऑसवाल्ड आवेरी, कोलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैककार्टी, इन्होंने क्या किया, एस सेल्स से सारा बायोकेमिकल्स को निकाल दिया, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। उसके बाद उनको क्या पता चला कि एस से डीएनए जो है वो ट्रांसफर हुआ आर में, विच एक्टेड एज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देखो कितनी बड़ी बात पता चल गई। मतलब ये वाला आंसर, हम सारे आंसर्स हमारे क्लियर हो गए। एस को जब मारा गया उसका डीएनए नहीं मरा, ये डीएनए आर में चला गया। आर ने उसके, क्योंकि एस के डीएनए में वैसे क्या थे, वैसे न्यूक्लियोटाइड्स थे जो कि पॉलीसेकेराइड कोट बना सकें, तो एस का जो डीएनए है वो आर में गया, और आर के पास वो मैसेजेस पहुंचे, वो न्यूक्लियोटाइड्स पहुंचे जो कोट बना सकते हैं, और आर ने फिर कोट बनाया और वो प्रोटेक्शन मिल गया उसको, और उससे माइस मर गया। वाह, एक्सपेरिमेंट अभी देखेंगे इनका एक्सपेरिमेंट। पहले हमारा आंसर्स पता चल गया ना। एस बेटा, ओके मैं नहीं बोली क्या, सॉरी, स्मूथ होता है, एस का मतलब होता है स्मूथ एंड आर का मतलब होता है रफ, ठीक है। साल्मोनेला, यहाँ पे देखिए ना, साल्मोनेला नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है वो बैक्टीरियम का 2 स्ट्रेन है, 2 टाइप्स हैं। एक आर है, एक एस है, जो रफ होता है
वो क्या होता है, उसका सेल वॉल जो है वो थोड़ा रफ दिखता है उसके सेल्स, क्योंकि उसके पास सिर्फ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन जो स्मूथ होता है उसके पास एक कोट भी होता है, स्मूथ म्यूकस के जैसा होता है। मतलब वो बैक्टीरियम का सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और इसके ऊपर म्यूकस ऐसा कोट जैसा बनाता है। और ये जो म्यूकस का कोट है दैट इज ड्यू टू अ पॉलीसैकेराइड, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जब S को R के साथ में, कहाँ गया, हाँ, जब S को मार के हीट किल्ड R के साथ में मिक्स किया गया, इसका DNA इसके पास चला गया और R सिंथेसाइज्ड its own coat which is a polysaccharide and became virulent. विरुलेंट का मतलब यहाँ ये नहीं कि वो वायरस बन गया, विरुलेंट का मतलब वो डैमेजिंग हो गया, मतलब वो डिजीज कॉजिंग हो गया। एंड इट कॉज्ड डिजीज इन माइस एंड किल्ड इट। डन डन। They also discovered that protein digesting enzymes and RNA digesting enzymes, कैसे उनको ये पता कैसे चला कि ऐसा हुआ? तो उन्होंने जो समझ लीजिए S से सब कुछ निकाल दिया, क्या क्या निकाला, S जो सेल्स है उससे प्रोटीन निकाल दिया, उसका DNA निकाल दिया, उसका RNA निकाल दिया। इसके अलावा तो कोई और बायोकेमिकल्स नहीं होते हैं ना सेल में। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स तो DNA होता है, RNA होता है, और नहीं मैक्रो सॉरी जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, मैक्रो जो होता है दैट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। ठीक है, माइक्रो जो होता है वो होता है DNA एंड RNA। ठीक है, इन्होंने S के सेल से प्रोटीन, DNA, RNA सब निकाल लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, इनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया, मतलब इनको तोड़ना स्टार्ट किया। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इन्होंने यूज किया प्रोटीएजेस, RNA को डाइजेस्ट करने के लिए इन्होंने यूज किया RNases, और ये देखा कि भले प्रोटीन मर जाए भले RNA मर जाए, लेकिन फिर भी जो R है वो S में कन्वर्ट हो ही जाता था। उन्होंने S से क्या किया, RNA, DNA और उसके प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, एक सैंपल में उन्होंने RNA को खत्म करने के लिए प्रोटीएज ऐड कर दिया और फिर इस सैंपल में R को भी ऐड कर दिया। इससे क्या देखा, तो भी ये R मार सकता था बैक्टीरिया को। नेक्स्ट सैंपल उन्होंने लिया, उसमें उन्होंने RNA लिया, DNA लिया, प्रोटीन लिया, और सॉरी प्रोटीएज यूज किया प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, सॉरी, और इन्होंने इसको रबी कर देते हो, एक सेकेंड, पेन, प्रोटीएज यूज किया प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, दूसरे में इन्होंने RNAs यूज किया RNA को डाइजेस्ट करने के लिए, फिर इसको R दे दिया, फिर भी उसने किल किया। थर्ड सैंपल में उन्होंने क्या किया, वही फिर RNA, DNA, प्रोटीन तीनों लिया। अब इस बार DNA को डाइजेस्ट किया DNA एंजाइम से, लेकिन R ने किल नहीं कर पाया माइस को। इससे उन्हें क्लियर हो गया मतलब क्या है कि DNA ही वो चीज है जो कि R के पास चली गई। लेकिन अब DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि DNA के पास जरूर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिए इस बात पे, जरूर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि R के पास पहुंच गया और उसने फिर प्रोटीन पॉलीसैकेराइड का कोट बना लिया। अभी पॉलीसैकेराइड का कोट बनाने के लिए तो एंजाइम्स चाहिए होंगे ना, पॉलीसैकेराइड का कोट बनाने के लिए तो एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन, और ये प्रोटीन कहाँ पे, इसका इंफॉर्मेशन कहाँ पे था, DNA में। तो इससे उन्होंने समझ लिया कि S से जरूर DNA ही गया होगा, और DNA ही जेनेटिक मटेरियल क्यों है, क्योंकि अगर S से DNA R के पास जाके उसको कोट दे सकता है तो वही DNA एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, इंफॉर्मेशन लेके जाता है और नेक्स्ट जनरेशन में अपने हिसाब से प्रोटीन्स बनाता है। इसीलिए हम 50% हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं, फादर की तरह और मदर की तरह। उनसे 50% DNA हमारे पास आता है, 50% इंफॉर्मेशन आता है, और वही इंफॉर्मेशन फिर हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनाता है, और वो प्रोटीन्स किससे मैच करते हैं, हमारी फैमिली से मैच करते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली से वो DNA आया है।
मैम डाइजेस्टिंग एंजाइम के लास्ट में एस क्यों लगता है? ओके बेटा, ऐसा होता है, ये सिस्टम है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स में। लाइपेज एस, यूरिएज एस, ये हमारा सिस्टम है जो नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स होता है उसका। अमाइलेज, ठीक है। और ज़्यादातर ये भी होता है जो एंजाइम्स जो तोड़ते हैं ना उनके लास्ट में एज लगता है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, लाइपेज लिपिड को तोड़ता है, यूरिएज यूरिया को तोड़ता है, आरएनएस आरएनए को तोड़ता है, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ता है, डीएनएस डीएनए को तोड़ता है। तो इस तरह से जो एंजाइम के लास्ट में एज लगा रहता है वो एंजाइम उस चीज को तोड़ता है, ठीक है। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस, नहीं ये तो अलग है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को H2CO3 में कन्वर्ट करता है। तो ये एक नोमेनक्लेचर का रूल है, ठीक है वारिस, ठीक है। चले आगे बढ़े, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ये दोनों एक्सपेरिमेंट कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे बेटा? सबसे पहला था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट, जिससे हमको पता चला कि आर ट्रांसफॉर्म हुआ। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था ऑसवाल्ड आवेरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैककार्टी का। ये कब था? 1928 में। इससे क्या पता चला कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ने एस आर को बदल दिया। उसके बाद ऑसवाल्ड आवेरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैककार्टी ने 1933 से 44 के बीच में एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें ये पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ठीक है, हो गया, क्लियर हुआ ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स? तो दोनों एक्सपेरिमेंट्स का लिस्ट कर लेते हैं। 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ, किसके ऊपर? साल्मोनेला स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, क्या पता चला? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। 1930s में, ऐसा बोल सकते हो, 1930s में ओसवाल्ड आवेरी, कॉलिन मैक्लियोड, मैकलियन मैककार्टी, क्या पता चला? इन्होंने किस पे काम किया? वही सेम एस स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, क्या पता चला? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए। हो गया, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है थर्ड एक्सपेरिमेंट, इसके बाद हम मेन प्रोसेस में घुस जाएंगे। थर्ड एक्सपेरिमेंट है 1952 में बाय अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। हम डेट्स लिख लेते हैं, 1928, 1933 से 44 एंड 1952। यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम। आप लोग बेटा ऐसा ही करेंगे, एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए अलग से, जिसमें आप सारे डेट्स और साइंटिस्ट के नाम और नोबेल प्राइज सबका लिस्ट बना के रखिए। एग्जाम से पहले एक दिन पहले इसको देख लेने से फायदा होगा। तो वहां पे अगर आप इसको लिखेंगे क्रोनोलॉजिकल मैनर में, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1928 पहले है, तो ये आपको याद रह जाएगा कि 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद 1933 से 44 में ऑसवाल्ड आवेरी के ग्रुप ने एक्सपेरिमेंट किया था। 1952 में अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने किया था। और जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं उनका भी एक लिस्ट रखिए। पहला नोबेल प्राइज किसका था, अभी किसका, ये ईयर में कौन किया है, लास्ट ईयर कौन था, ये कुछ कुछ चीजें नोबेल प्राइज का भी रखिए। 2020 में एक नोबेल प्राइज पे भी क्वेश्चन आया था नोबेल प्राइज विनर पे, ठीक है। तो फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन नहीं होता है, नोबेल प्राइज का कैटेगरी जो है हमारे से रिलेटेड है, दैट इज फिजियोलॉजी मेडिसिन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, 1952 में उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया और उससे क्या पता चला, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट ने एक कॉन्क्रीट प्रूफ दे दिया कि यस, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बस अब हमें ये देखना, ठीक है। दे वर्कड विथ वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। ये तो आपको पता है, बैक्टीरिया को जो वायरसेस अटैक करते हैं उन्हें कहा जाता है बैक्टीरियोफेजेस। आपको तो पता होगा, गंगा वाटर के बारे में सुना है, गंगा जो है, गैंजेस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसका पानी क्या होता है? होली वाटर उसको कहते हैं। कभी सोचा है वो क्यों होली है? किसी को पता है वो क्यों? हम अब तो नहीं, अब तो उसको जो पिएगा उसको तो बीमारी ही हो जाएगी, लेकिन वो पानी पीने से क्यों पहले ज़माने में लोग बोलते थे कि सब शुद्ध हो गया, घर में छिटकते थे, देह पे ऐसे बॉडी पे छिटकते थे और उसको पीते थे, पता है क्यों? किसी को कुछ पता है या मैं बताऊं? जल्दी 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 आंसर कर दीजिए। कोई जानता है इस बारे में कुछ? ओके, मैं बोलती हूँ।
मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ या मैं आंसर बोल दूँ? इट्स प्योर फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस। यस, थोड़ा सा पास आ गया आंसर से। आंसर है कि उनके गंगा वाटर में ऐसे बैक्टीरियोफेजेस हैं, मतलब ऐसे वायरसेस हैं जो कि जिस भी सरफेस पे उसको छिड़का जाता है या पिया जाता है, वहां पे जो भी बैक्टीरिया होंगे, दे किल दोस बैक्टीरिया। अब उनके नाम अभी मुझे याद नहीं है। आपका काम है अगली क्लास में मुझे पहले आके यही मैसेज करना कमेंट में कि वो बैक्टीरियोफेजेस कौन से हैं जो कि गंगा में होते हैं। गंगा वाटर में ऐसे बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसे वायरसेस हैं जो कि जहां भी छिड़काव करें, जहां पे भी रखा जाए, जहां पे भी यूज किया जाए, वहां के बैक्टीरिया को मार देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, फिर हम प्रोसेस में जाएंगे आगे। ये देखिए, दिस इज अ बैक्टीरियोफेज, या ये वायरस है जो कि बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, दो ग्रुप बनाए, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप बैक्टीरिया का। इस ग्रुप में जिस वायरस से इसको अटैक करवाया, जिस वायरस से अटैक करवाया, उस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था या डीएनए था, उसके डीएनए में P32, मतलब ये जो वायरस है उसको जिस मीडियम में ग्रो किया गया वहां पे P32 दे दिया। P32 इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, अब ये P32 जब दिया इस वायरस में, इस कल्चर मीडियम में, ये जो P32 दिया, फॉस्फोरस मतलब रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस, इससे क्या हुआ, ये जो वायरस है इसके डीएनए में तो फॉस्फोरस होता है ना, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, हमारा जेनेटिक, हमारा स्ट्रेट चेन होता है। यहाँ पे नाइट्रोजनियस बेसिस होते हैं, है कि नहीं? तो ये जो फॉस्फेट है, फॉस्फोरस ग्रुप है, इस कल्चर मीडियम में जितने भी वायरसेस हैं उनके डीएनए में P32 इंक्लूड हो गया। नॉर्मल P32 नहीं है, ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड P32 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, इस कल्चर मीडियम में जो वायरस थे, उस वायरस को क्या किया, इन्होंने S35 दिया, जो एक रेडियो लेबल्ड फॉर्म है सल्फर का। इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, मैं अभी क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, मैं आंसर ही बता देती हूँ शुरू से, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि क्योंकि सल्फर तो हमारे डीएनए में नहीं है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनियस बेसिस, तो नाइट्रोजनियस बेसिस हो या शुगर हो या फॉस्फेट हो, कहीं पे भी सल्फर नहीं है, यूज नहीं हुआ है डीएनए में। तो यहाँ पे अगर सल्फर का S35 यूज करेंगे तो इनके प्रोटीन्स में S35 इंक्लूड हो गया, क्योंकि प्रोटीन्स में सल्फर होता है कहाँ पे, सिस्टीन में ही होता है। यह हम अभी स्पेशल क्लास में पढ़ रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनको पता है। सिस्टीन एक अमीनो एसिड है, प्लस मिथियोनिन भी याद करो, मिथियोनिन में थायोईथर ग्रुप है, और सिस्टीन में क्या है, सल्फाइड्रिल ग्रुप। तो मिथिन और सिस्टीन में, मिथियोनिन और सिस्टीन में क्या है, सल्फर है, ये दोनों अमीनो एसिड्स में। तो अगर ये S35 सल्फर देंगे, जो कि रेडियो एक्टिव फॉर्म है हमारे सल्फर का, ये अगर देंगे तो ये इंक्लूड होगा सिस्टीन में और मिथियोनिन में, जिस वजह से इस कल्चर के वायरसेस का प्रोटीन रेडियो लेबल्ड हो जाएगा और इस कल्चर के वायरसेस का डीएनए रेडियो लेबल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, अब उन वायरसेस को इन्फेक्शन के लिए छोड़ा गया बैक्टीरिया के ऊपर। आपको पता है बैक्टीरिया जब वायरस जब बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ठीक है, ये देखिए ये वायरस का कैप्सिड है, दिस इज कैप्सिड, है ना, यहाँ पे उसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ठीक है, और ये देखिए ये है उसका टेल फाइबर, यहाँ पे जो बनाया गया, दिस इज टेल फाइबर। ठीक है, ये नेक है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके थ्रू पास करके, और ये जो है ना, ये वाला पोर्शन इससे चिपकता है, ऐसे स्टिक करता है, और इंजेक्शन की तरह ये जेनेटिक मटेरियल को अंदर छोड़ देता है बैक्टीरिया के। ठीक है, अब क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर में वायरस का जेनेटिक मटेरियल आ गया। वो वायरस का जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि डीएनए है। ठीक है, वायरसेस होते हैं उनके पास आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए भी, कुछ भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। वायरसेस के ही केस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन वो भी कम होता है, मैक्सिमम वायरसेस का डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये समझ लीजिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है वायरस का। यहाँ पे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, अलग पेन ले लेते हैं।
ये है बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया का डीएनए, ये हो गया वायरस का डीएनए। अब क्या होगा, ये जो वायरस का डीएनए है ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया के डीएनए को अपने कंट्रोल में ले लेगा और बैक्टीरिया के डीएनए से क्या करवाएगा, अपने प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करवाएगा। ठीक है, ये अब पहले बैक्टीरिया के डीएनए से अपने प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करवाएगा, उसके अलावा ये अपने डीएनए को भी मल्टीप्लाई करेगा। ये दोनों काम एक साथ चलते रहेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, इस सेल के अंदर में बहुत सारे वायरस का डीएनए हो जाएगा रेप्लिकेशन के थ्रू, बैक्टीरिया का भी डीएनए रेप्लिकेट किया होगा और बहुत सारे प्रोटीन्स बन जाएंगे वायरस के। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये जो प्रोटीन्स है, ये डीएनए है, ये सब क्या करेंगे, ये सब क्या होंगे, सब मिक्स होंगे और उसके बाद पूरा एक वायरस कंप्लीट बन जाएगा। एक नहीं, बहुत सारे, इसके अंदर फिर बहुत सारे वायरसेस कंप्लीट होंगे और फिर ये फट जाएगा और सारे वायरस बाहर आ जाएंगे। ये मैं बहुत छोटा से वे में बता रही हूँ, कभी डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। बैक्टीरिया जब इन्फेक्टेड होता है ना वायरस से, दो तरह का साइकिल होता है, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, वो सब हम देखेंगे, बस अभी इतना के लिए ही समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये अटैक किया, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ देखिए छोड़ दिया, दोनों ने। यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे रेडियो लेबल जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसमें रेडियो लेबल जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इसमें क्या है, रेडियो लेबल प्रोटीन्स है। जो थोड़े बहुत प्रोटीन्स हैं वायरस के पास वो रेडियो लेबल हो चुके हैं, यहाँ पे उसका डीएनए रेडियो लेबल है। अब इसके बाद क्या किया, इन्फेक्शन किया, फिर ब्लेंडिंग किया, मतलब इन लोगों को मिक्स किया, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन के ट्यूब्स में डाल दिया और फिर हाई स्पीड में रोटेट किया सेंट्रीफ्यूज मशीन में। इसके बाद क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूज मशीन में अगर आप किसी चीज़ को रोटेट करते हैं, या आप समझ लीजिए चटनी बना रहे हैं अपने मिक्सी में, तो क्या होगा, चटनी का पानी ऊपर रहेगा और उसका जो सॉलिड है वो नीचे सेटल हो जाएगा। जो ऊपर है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं, जो ऊपर आ गया है वो अलग है, नीचे जो है इसको बोलते हैं सुपरनेटेंट, जो ऊपर आ गया सुपरनेटेंट। ठीक है, और जो नहीं सॉरी उल्टा हो गया, एक सेकेंड मैं दूसरा पेन लेती हूँ। हाँ चलो देखते हैं। अब इन्होंने, मैम नेटवर्क बहुत वीक है हमारा, मैम क्या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट हुआ है यूनिट 3? यस, बायो वाइब विद विजय आज से स्टार्ट हुआ है। हम अभी 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं, तीसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा सा डीएनए के बारे में आज और देखेंगे, रेप्लिकेशन कल से फिर स्टार्ट होगा, आज बेसिक्स है तो आज से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए जेनेटिक मटेरियल जो है क्या किया इन्होंने, क्या किया, अब इसको ये बैक्टीरिया और ये कोई बात नहीं प्रिंसू, तुम रिकॉर्डेड देख लेना बाद में, ठीक है। आज के बाद कोई भी क्लास अगर आप मिस करेंगे फिर कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा, हमने आज से नया शुरू किया है, तो फिर अगर जिन्हें पढ़ना है वो डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। ये देखो, ये जो बैक्टीरिया को वायरस ने इन्फेक्ट किया, अब इन बैक्टीरिया को क्या किया, ब्लेंड किया गया सेंट्रीफ्यूज मशीन में। इस ट्यूब, इसको क्यूवेट कहते हैं इस ट्यूब को, इसमें बैक्टीरिया के सेल्स को इस तरह से डाल दिया गया तोड़ के, ठीक है, तोड़ के अब इसको घुमाया गया सेंट्रीफ्यूज मशीन में। इससे क्या होगा, कुछ चीजें नीचे सेटल हो जाएंगी और कुछ चीजें ऊपर रहेंगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, जो भारी होगा वो नीचे आ जाएगा। देखो, नो रेडियो एक्टिविटी दैट इज S35 डिटेक्टेड इन सेल्स, रेडियो एक्टिविटी S35 डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। अब यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूजन के बाद में P32 इज डिटेक्टेड इन सेल्स वेयरएज रेडियो एक्टिविटी, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। मतलब इन्होंने जब बैक्टीरिया को सेंट्रीफ्यूज किया था तो 2 ट्यूब रख लेते हैं, ठीक है। एक में है S35 ट्रीटेड वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, ठीक है। एक में है P32 वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इनको जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया तो इनको बैक्टीरिया के सेल के अंदर में रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी, रेडियो एक्टिविटी दिखती है अलग से, और यहाँ पे सेल्स में कुछ नजर नहीं आया। S35 में किस में नजर आया, सुपरनेटेंट में, मतलब जो फ्लोट कर रहा था, फ्लोट कर रहा था मतलब वो कौन सी चीज थी,
ये सेल है, यहाँ पे ऐसे फ्लोट जो कर रहा है उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट, ठीक है। और सुपरनेटेंट मैं ठीक से लिख देती हूँ, सुपरनेटेंट, ठीक है। जो नीचे है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट है वो क्या है, बैक्टीरिया के सेल्स, जो सुपरनेटेंट है वो वायरस के सेल्स, है ना। तो पहले केस में S32 में प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी आई, ये प्रोटीन किसका है, वायरस का, है ना। दूसरे केस में P32 में किसमें रेडियो एक्टिविटी आई, डीएनए में, और ये डीएनए किसके अंदर इंसर्ट हो गया, बैक्टीरिया में। वाह, इतना तो क्लियर हुआ ना। पहले केस में हमने S32 दिया जो कि प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होगा, और ये प्रोटीन किसका है, वायरस का। सेकेंड केस में भी P32 दिया जो कि डीएनए में इनकॉर्पोरेट होगा, किसके डीएनए में, वायरस के डीएनए में। लेकिन ये वायरस ने बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए दे दिया और पूरा वायरस का पार्टिकल बाहर रह गया। ये वायरस का पार्टिकल है ना, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ये वाले पे एक क्वेश्चन आया है नेट में, आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो ये वायरस है, ये वायरस का ये बॉडी किससे बना है, प्रोटीन से बना है ना। ये देखिए मैंने आपको भी स्ट्रक्चर बताया वायरस का, ये है कैप्सिड, ये है टेल फाइबर, ये है नेक, ये है टेल, ये सब बताया। ये सब किससे बना है, प्रोटीन से, ठीक है। तो जब हम S32 देंगे तो ये S32 इसके प्रोटीन में घुस जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने वायरस दिया, इस वायरस के अंदर में हमने ये S35 है, यहाँ पे हमने P32 दिया, विच इज द रेडियो एक्टिव लेवल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। अब ये फॉस्फोरस इस बैक्टीरिया के डीएनए में चला गया, मैं उसको दूसरे कलर से बनाती हूँ, ये डीएनए में चला गया। इसके अंदर नॉर्मल डीएनए है, नॉर्मल फॉस्फेट है, रेडियो एक्टिव नहीं है ना। लेकिन इसके अंदर प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी आ गई, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी आ गई, ठीक है। रेडियो एक्टिव जो चीजें होती हैं उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो दिखाई देते हैं, जैसे एक्सरे दिखाई देता है ना हमें रूम में ले जाके लाइट के साथ में, वैसे रेडियो एक्टिव चीजें भी हमें दिखाई देती हैं। तो ये हो गया रेडियो एक्टिव लेबल्ड वायरस का प्रोटीन्स, यहाँ पे हो गया रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरा कलर यूज करते हैं, बैक्टीरिया अटैक किया, बैक्टीरिया अटैक किया, बैक्टीरिया पे इसने अटैक किया, इसने बैक्टीरिया पे अटैक किया, हो गया। अब क्या हुआ, कौन सा कलर यूज किया था, रेड। यहाँ पे रेड वाला इसका डीएनए अंदर आ गया, यहाँ पे इसका ब्लू वाला डीएनए अंदर आ गया। ये रेडियो एक्टिव डीएनए है जो कि बैक्टीरिया के अंदर आया, वायरस का। ये बैक्टीरिया का डीएनए नॉर्मल, यहाँ पे इसका नॉर्मल डीएनए है और यहाँ पे बैक्टीरिया का डीएनए भी है। क्योंकि वायरस जब अटैक करता है वो अपने पूरे बॉडी को बाहर छोड़ देता है, मैंने आपको बोला वो इंजेक्ट करता है अपने डीएनए, यहाँ पे उसने अपने इंजेक्ट कर दिया डीएनए को। यहाँ पे रेडियो एक्टिव लेबल्ड इंजेक्टेड डीएनए है जो कि वायरस का है, यहाँ पे नॉर्मल डीएनए है वायरस का जो कि रेडियो एक्टिव लेबल नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल फॉस्फोरस है, लेकिन यहाँ पे रेडियो एक्टिव लेबल फॉस्फोरस है। अब फिर क्या हुआ, इसको और इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, इससे हमें सेंट्रीफ्यूगेशन के ट्यूब में प्रेसिपिटेट मिला और सुपरनेटेंट मिला। लिक्विड तो है, कुछ चीजें ऊपर तैर रही थी, कुछ चीजें नीचे थी। तो इस केस में नीचे जो बैक्टीरिया सेटल हुआ उसमें रेडियो एक्टिविटी मिलेगा, ऊपर में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर में वायरस तैर रहे हैं, बैक्टीरिया नीचे सेटल हो गया। इसके ट्यूब में नीचे जो बैक्टीरिया सेटल हुआ उसमें हमको रेडियो एक्टिविटी नहीं मिला, ऊपर सुपरनेटेंट में हमको रेडियो एक्टिव प्रोटीन यानी कि रेडियो एक्टिव वायरस मिला। ठीक है, आया समझ में। इससे ये समझ में आया क्योंकि तब तक पता चल चुका था कि डीएनए में फॉस्फोरस होता है, इसलिए उन्होंने डीएनए को फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोवाइड किया। पता था उस वक्त डीएनए के में फॉस्फोरस होता है, इसलिए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रोवाइड किया। और उन्हें ये भी पता है कि वायरस जब बैक्टीरिया को अटैक करता है तो सिर्फ अपना डीएनए अंदर देता है बैक्टीरिया। तो अगर हमें बैक्टीरिया के सेल्स के साथ में रेडियो एक्टिव डीएनए मिल जाएगा, मतलब ये श्योर हो गया कि वायरस ने जो अपना डीएनए दिया है वो रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए है। यहाँ पे जो डीएनए है वो नॉर्मल डीएनए है, और अगर यहाँ के बैक्टीरिया में हमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, मतलब यहाँ के वायरस ने जो अपना डीएनए दिया है क्योंकि वो नॉर्मल है,
इसलिए इसका डीएनए नॉर्मल है। मतलब हमें ये पता चल गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि वायरस क्या करेगा, अपने प्रोटीन को अंदर डालने की कोशिश नहीं करेगा अपने बैक्टीरिया में, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर डालेगा ताकि वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाके बैक्टीरिया के सारे एंजाइम्स को यूज करके अपने नए प्रोटीन्स बना सके, मतलब उसका कैप्सिड बन सके, उसका टेल बन सके, उसका टेल फाइबर बन सके। इससे ये क्लियर हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्या मैं क्लियर हूं या किसी को डाउट है? इसको बोलते हैं हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या मैं क्लियर हूं सबको? क्या मैं सबको क्लियर हूं? डीएनए रेप्लिकेशन एक बहुत बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ध्यान से अभी से डेली पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, डेली मेरी क्लास सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, बहुत मजा आने वाला है। मुझे बहुत पसंद है ये टॉपिक। करें शुरू? हुआ, इतना क्लियर हो गया? हम जाएं अब मेन टॉपिक में जाएं। ये एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस हो गया। कौन कौन से हुए? 1928 में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, 1933 से 44 में किसका एक्सपेरिमेंट? ऑसवाल्ड आवेरी, मैक्लियन मैक्कार्टी एंड और एक था, नाम अभी याद नहीं आ रहा। थर्ड क्या है? थर्ड हो गया हर्शे एंड चेस। वो कब हुआ था? 1952 में। तो ये 3 डेट्स याद रखना है। ये तीनों डेट्स की वजह से फाइनली लास्ट में कंक्लूड हुआ कि डीएनए इज द ओनली जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल। प्रिंसू अरुण सैनी, क्यों? स्वागत, क्लियर, ओके। प्रिंसू ओके, रिपीट। क्यों बेटा अरुण सैनी, क्यों? क्यों का मतलब क्या? आपको क्या नहीं समझ में आया? रिपीट तो मैं कर रही हूँ, जो आपका क्यों है वो फिर से पूछना मुझे, ठीक है? मतलब किस पॉइंट पे नहीं समझ में? आई होप मैं समझाऊंगी फिर से तो समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अगेन। दो कॉलम है, 2 चेम्बर्स हैं। एक चेम्बर में एक बैक्टीरिया है, दूसरे चेम्बर में दूसरा बैक्टीरिया है, मतलब ग्रुप है, पूरा कॉलोनी है, ठीक है? इसके जो वायरस को अटैक किया गया, छोड़ा गया इसके ऊपर भी एक वायरस को छोड़ा गया। ये जो वायरस है, इन वायरसेस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है? अब ये जो वायरस है इसे ट्रीट किया गया S35 से, ये जो वायरस है उसे ट्रीट किया गया P32 से, ठीक है? क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि 1952 तक उन्हें यह शक हो चुका था कि डीएनए में फास्फोरस होता है, ठीक है? अब उन्होंने इसलिए जान के कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, एक में फास्फोरस दिया, एक में सल्फर दिया, ठीक है? अब फास्फोरस अगर P32 देंगे उस वायरस को तो वो वायरस क्या करेगा? उसका जो डीएनए है, डीएनए में क्या होता है? शुगर फॉस्फेट। तो ये जो फास्फोरस होगा, क्योंकि कल्चर किया गया इस वायरस को, उसमें ये फास्फोरस होगा P32, ठीक है? रेडियो एक्टिव लेवल इसका, जिसमें वायरस का को P32 से ट्रीट किया गया, उस वायरस के डीएनए में P32 आ जाएगा, ठीक है? जिस वायरस को सल्फर से ट्रीट किया गया उसके प्रोटीन में S35 आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में 2 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, जिसमें सल्फर देखा जाता है। इसमें है हमारा सल्फाहाइड्रिल ग्रुप, इसमें है हमारा थायोईथर ग्रुप, और ये सल्फाहाइड्रिल थायोईथर में दोनों में सल्फर चाहिए होता है। अगर S35 दे दिया इस वाले बैक्टीरिया वायरस को, कल्चर किया गया, तो ये जब अपना प्रोटीन बनाएगा, क्या बनाएगा? अपना कैप्सिड, ये प्रोटीन का है, इसको कैप्सिड कहते हैं, ये वाला, ठीक है? फिर टेल फाइबर इसको बोलते हैं, ठीक है? ये नेक है, ये है टेल प्लेट, ये सब प्रोटीन से बना है। तो जब ये प्रोटीन सिंथेसिस यानी जब इसको कल्चर किया गया तो ये जो प्रोटीन्स है इसमें ये वाला सल्फर ये इनकॉर्पोरेट करेगा, क्योंकि उस मीडियम में जो सल्फर है वो S35 है, इस मीडियम में जो फास्फोरस है वो P32 है। इससे 2 तरह की आर्मी बन गई वायरस की। एक आर्मी के पास में उनका जो कैप्सिड है उसमें S32 है, दूसरे बैक्टीरिया वायरस में जो कैप्सिड है वो नॉर्मल है, यहाँ पे डीएनए नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे जो डीएनए है वो P32 का है। हो गया? क्लियर हो गया? अब इनको हम बैक्टीरिया पे रिलीज करते हैं, ठीक है?
बैक्टीरिया पे रिलीज किया गया, दोनों। अब बैक्टीरिया पे जब वायरस को रिलीज किया जाता है, वायरस क्या करता है, इंजेक्ट करता है अपने डीएनए को वायरस के बैक्टीरिया के अंदर में। अगर डीएनए वायरस है तो यहाँ पे ऑफकोर्स डीएनए वायरस यूज किया गया है, आरएनए वायरसेस भी होते हैं, ठीक है। आप देखो ये इंजेक्ट करेगा दोनों में ही, ठीक है। क्या करेगा आप देखते हैं, मैं कलर्स यूज करती हूँ अलग अलग। ये जो है इसके पास P32 वाला डीएनए आ जाएगा और इसके पास नॉर्मल डीएनए आ जाएगा। डन। 32 and 35 they are the radioactive, sorry, P32 they are the radioactive forms of phosphorus and sulfur, radioactive isotopes, they are isotopes, ठीक है, they are isotopes। रुको एक सेकंड रुको, पहले मैं इसको क्लियर करूं फिर हम बात करते हैं। क्या मैं बोल रही थी, कौन सा पेन यूज करना था, हाँ। तो देखो यहाँ पे ये जो डीएनए है इसमें है, सॉरी, ये जो डीएनए है ये नॉर्मल फास्फोरस का है, ठीक है। और ये जो सल्फर है, रुको एक सेकंड, आइसोटोप्स पे आएंगे बेटा, रुक जाओ। ये जो क्या मैं बोल रही हूँ, ये जो डीएनए है इसमें नॉर्मल फास्फोरस है, ये जो डीएनए है इसमें P32 वाला फास्फोरस है, नॉर्मल फास्फोरस नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये तो वायरस का सारा बॉडी बाहर रह गया, यहाँ पे भी वायरस का बॉडी बाहर रह गया, ठीक है। यहाँ पे बॉडी जब बाहर रह गया, मैं थोड़ा तुम लोग का क्वेश्चंस लूंगी, रुक जाओ अभी, पहले क्लियर कर लूँ फिर सबका क्वेश्चंस लिया जाएगा। तो ये जो बॉडी बाहर रह गई जब वायरसेस की, उसके बाद क्या हुआ, जो वायरस की बॉडी बाहर ही रहेगी, ये मैंने बताया है आप लोगों को, क्योंकि वायरस क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर देता है लेकिन अपना बॉडी को बाहर ही रख देता है, ठीक है। कौन सा कलर अब लेना चाहिए, कोई बात नहीं, इसी से चलाते हैं, ठीक है। आप देखो अब क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या हुआ, जो हमारा ये डीए जोर से इसको घुमाया गया, जोर से घुमाने से जैसे चटनी बनाते हैं तो क्या होता है, आप सोचिए चटनी का थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर रह जाता है और वो जो धनिया मसाला सब थोड़ा नीचे आ जाता है, मिक्स तो होता है लेकिन फिर भी थोड़ा पानी ज्यादा ऊपर रहता है। जो पानी ऊपर रहता है इसको बोलते हैं सुपरनेटेंट, ठीक है। जो नीचे हो जाता है उसको बोलते हैं हमारा प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये दोनों को हमने सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक है। जो हल्का चीज है वो क्या है, वायरस का बॉडी, मतलब वायरस का बॉडी ऊपर आएगा सुपरनेटेंट के फॉर्म में। जो भारी चीज है वो क्या है, बैक्टीरिया, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। दोनों ही केस में, ये बी है ये ए है। जो बी है उसमें क्या होगा, उसमें जो हमारा जो प्रेसिपिटेट है इसमें हमको रेडियो एक्टिव का मॉलिक्यूल्स मिलेगा, और यहाँ के बैक्टीरिया में हमको रेडियो एक्टिव का मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेगा, उसके सुपरनेटेंट में हमको रेडियो एक्टिव का मॉलिक्यूल्स मिलेगा। क्यों इसमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे रेडियो एक्टिव के सुपरनेटेंट में, क्योंकि इसके वायरस के बॉडी में रेडियो एक्टिव वाला मॉलिक्यूल्स है, इसलिए यहाँ पे वायरस जब ऊपर हमको मिलेगा वहां पे हमको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इसमें इसके वायरस के डीएनए में रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, इसलिए यहाँ पे हमको प्रेसिपिटेट में रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इतना क्लियर हुआ, आइसोटोप्स क्या है, ठीक है। अब उस बारे में बात करेंगे, पहले मुझे बोलो इतना क्लियर हुआ सबको। क्लियर हुआ सबको इतना, चलिए अब मैं आइसोटोप्स बता देती हूँ। जो फास्फोरस होते हैं वो होता है, सबको क्लियर हुआ आई थिंक, मैं आगे बढ़ जाती हूँ, ठीक है। अच्छा, दो तरह का, वैसे तो 21 आइसोटोप्स होते हैं फास्फोरस के, लेकिन मैंने अभी क्या बोला, एक कॉमन फास्फोरस मतलब जो हमारे डीएनए में है और जो यहाँ पे यूज किया गया, ठीक है। जो हमारा डीएनए में है दैट इज, ठीक है। तो आगे क्लियर हुआ ना, मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। जो कॉमन आइसोटोप होता है, जो कॉमन फास्फोरस होता है वो होता है P31,
जो आइसोटोप फॉर्म होता है वो होता है P32। जो हमारा कॉमन P32 जो है इसमें 15 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 17 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे होता है 15 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स, बस यही फर्क है। आइसोटोप्स हुआ, इतना क्लियर हुआ ना? एक्चुअली में फॉस्फोरस के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, 21 के आसपास हैं, ठीक है। तो जो आइसोटोप्स होते हैं, आई थिंक ये क्लियर हुआ है आपको? मुझे जल्दी से कोई रिप्लाई कर दो। यहाँ तक क्लियर हुआ तो फिर मैं आइसोटोप्स अभी समझाना शुरू करूंगी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ? एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ? ओके, चलो मैं अब आइसोटोप समझाती हूँ, ठीक है। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स आर द फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, विच हैव सेम नंबर ऑफ, इससे तो पता चल गया आप लोग, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो फॉस्फोरस के 21 टाइप्स हैं। जो हमारे डीएनए में है दैट इज P31, ठीक है। जो हमारा आइसोटोप यहाँ पे यूज किया गया दैट इज P32, ठीक है। अब जो P31 फॉस्फोरस है दैट इज हैविंग 15 प्रोटॉन, सॉरी P31, हाँ P31 जो है मैंने उल्टा लिख दिया, एक सेकंड रुकिए। P31 के पास में है 17, यहाँ पे है 18, बस यही फर्क है। P31 के पास में है 15 प्रोटॉन्स एंड 17 न्यूट्रॉन्स, और P32 के पास एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है विच इज 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से आइसोटोप्स नेचर में 21 है फॉस्फोरस के। इसी तरह से सल्फर का कितना नंबर होगा, और हर सल्फर के नंबर में डिफरेंस क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको पता है कि डीएनए के न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उसके, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से जो डिफर कर रहे हैं फॉर्म्स एलिमेंट्स के, उसको ही बोलते हैं आइसोटोप्स। और जो आइसोटोप्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स अगर हैं तो क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। इसको आसानी से डिटेक्ट किया जाता है बाय ऑटो रेडियोग्राफी, बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी जिस तरह से एक्सरे को हम रीड कर सकते हैं ना, मैं लिखती हूँ रुको, रेडियो एक्टिव चीज़ों को हम ऑटो रेडियोग्राफी से रीड कर सकते हैं, मतलब उनके लोकेशन को हम पता कर सकते हैं। वो ऐसे ग्लो करता है वो एरिया अगर वहाँ पे है वो। तो अगर हमने P31 यूज़ किया होता तो वो तो ग्लो नहीं करता, वो तो नॉर्मल फॉर्म है। लेकिन जो P32 है ये इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है जिसके वजह से इसमें रेडियो एक्टिविटी दिखेगी, डीके दिखेगा इसका, जो ये इसमें डीके, रेडियो एक्टिव डीके दिखेगा, जो कि जिसकी वजह से थोड़ा ग्लो करेगा ऑटो रेडियोग्राफी करने से। ऑटो रेडियोग्राफी करने से हमें ये पता चल जाएगा कि ये P32 उसमें है, सच में दिखाई देगा, जो कि P31 यूज करते तो नहीं दिखता। आया समझ में? इसलिए P32 यूज किया ताकि वो आसानी से दिखाई दे। उसी तरह से इसलिए S35 यूज किया। S35 नॉर्मल सल्फर से न्यूट्रॉन ज्यादा होगा उसमें, इसमें P31 नॉर्मल होता है हमारा, P32 में न्यूट्रॉन ज्यादा है एक, बस यही है फर्क, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? हुआ ना? क्लियर हुआ सबको? तीनों एक्सपेरिमेंट्स क्लियर हुआ ना सबको? ठीक है। आपका होमवर्क क्या है? मैंने आपको क्या बताया कि गैंजेस, रिवर गैंजेस में जो बैक्टीरियोफेज है उनका नाम निकाल के लाने के लिए मुझे कल बताने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू स्वागत। ओके, तो हम कल से शुरू करेंगे, अब तो टाइम हो गया, अभी कल से शुरू करेंगे मेन रेप्लिकेशन का टॉपिक। आज हमने देखा कि डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल है, और एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है नेट में, CSI नेट में 17 में आया है कि 18 में आया है, आई डोंट नो, लेकिन एक बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा सा दिमाग में रख लेने से कुछ हमें हार्म नहीं होगा। ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही हम शुरू करेंगे कल डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत सारी चीज़ें शुरू होंगी कल से, तो कल शाम को 7 बजे हम लोग मिलते हैं अब, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर रेस्पॉन्डिंग, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।